जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई डाल के हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। सोमवार 26 मई को देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अभी मनोनीत प्रधानमंत्री हैं देश के, और देश की जनता ने जो अपना फैसला दिया नरेंद्र मोदी के पक्ष में, उस फैसले पर अमल होगा 26 तारीख को, जब नरेंद्र मोदी देश की बागडोर संभालेंगे। और देश की बागडोर संभालते ही नरेंद्र मोदी के सामने और बीजेपी एनडीए की नई सरकार के सामने यूं तो बहुत सारी चुनौतियां होंगी, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, पारदर्शिता के मुद्दे पर यह सरकार और खुद नरेंद्र मोदी किस तरह से डिलीवर करते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, पारदर्शिता के मुद्दे पर इस सरकार के सामने कई चुनौतियां, खासकर इसलिए क्योंकि हम ये देख सकते हैं पिछले 2 से 3 साल में हमने देखा कि देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बना और पारदर्शिता का मुद्दा बार बार चुनाव में भी उठा। लोगों ने सवाल उठाए उसको लेकर, केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस की भी बात हुई, और जब नरेंद्र मोदी देश भर में बीजेपी के लिए प्रचार करने निकले तो फिर गुजरात मॉडल की भी चर्चा हुई, और गुजरात मॉडल में जो पारदर्शिता की बात थी उसकी भी देश भर में चर्चा हुई है, उस पर बहस हुई है। तो आज जानने का हक में हम यही बात उठाएंगे, यही मुद्दा उठाएंगे कि किस तरह की चुनौतियां हैं नरेंद्र मोदी के सामने, देश की नई सरकार के सामने, खास करके पारदर्शिता के मोर्चे पर और भ्रष्टाचार के मोर्चे पर। और आज हमारे साथ जो लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ श्यामलाल यादव जी हैं। श्यामलाल यादव जी दिल्ली स्टूडियो में, जो कि सीनियर एसोसिएट एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस के। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामलाल जी आपका। और हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं सीधा भरत भाई पंड्या। भरत भाई पंड्या गुजरात भाजपा के महामंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया भरत भाई पंड्या आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले भरत भाई पंड्या, मैं आपको बधाई दे दूं, क्योंकि अब नरेंद्र भाई मोदी जो अब तक गुजरात के और आपके मुख्यमंत्री थे, अब वो दिल्ली आ रहे हैं और देश की बागडोर संभालेंगे। उसके लिए पहले आपको बहुत बहुत बधाई। किस तरह से आप देखते हैं, ओवरऑल कैसे देखते हैं, अगर गुजरात के मॉडल पर हम बात करें, गुजरात में जिस तरह का शासन दिया उन्होंने, जिसको वो सुशासन कहते हैं, जिसको वो गुड गवर्नेंस कहते हैं, उसके बेस पे गुजरात के लोग किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं कि देश में किस तरह की सरकार होगी? बिल्कुल, गुजरात मॉडल विश्व का मॉडल बनेगा और देश का मॉडल वही रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ किसी भी को पूछे, 12 साल तक जिस तरह से नरेंद्र भाई ने सुशासन दिया है, किसी भी योजना नीचे स्तर तक पहुंचने का कोशिश किया है। हमारा गरीब कल्याण मेला देख लीजिए, 85 लाख लोगों को अपने हाथों हाथ चेक बांटा है। उनको गांव से बस में बिठा के लाना, मंत्री जी के हाथ से उनको चेक दिलाना, इसी प्रकार के गरीब कल्याण मेला, 1000 गरीब कल्याण मेला किया, उसमें से ही बांटा योजना के पैसे। दूसरा, हमने टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट किया तो पूरा पारदर्शी अपॉइंटमेंट हुई। जिस मेरिट है उसी मेरिट से उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। सीएम साहब का कुछ स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसको भी कंप्लेंट करनी है तो मुख्यमंत्री कार्यालय में स्वागत ऑनलाइन पे कलेक्टर को वो एप्लीकेशन दे और कलेक्टर को उसमें स्क्रूटिनी करे। उसके बाद स्वागत ऑनलाइन पे डायरेक्ट खुद मुख्यमंत्री उसका वीडियोग्राफ से उसका उत्तर देते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस से उसका उत्तर देते हैं। यानी भरत भाई आप ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो मिडिल मैन थे, या फिर जो बीच का जो पूरा एक ऐसा तंत्र था जहां पर की करप्शन की बात उठती है और जहां पारदर्शिता ना होने की बात उठती है, तकनीक ने इस खाई को पाटा है। आप जो कह रहे हैं मैं उस पर आगे भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले भरत भाई और श्यामलाल जी आप यहाँ मौजूद है। 2 मुद्दे जो हम आज खास करके जो हमने उठाए हैं, भ्रष्टाचार का, पारदर्शिता का, और साथ साथ ये भी कि इस पूरे मसले पर 2 बिंदु इस वक्त देश के सामने आरटीआई को लेकर के, कि आरटीआई का क्या अंजाम होगा, आरटीआई कैसे आगे बढ़ेगी,
क्या इसको नए प्रधानमंत्री मजबूती देंगे? एक बात ये, और दूसरी बात ये कि क्या पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां आरटीआई के दायरे में आएंगी? और तीसरी बात ये कि बीसीसीआई, जी हां, जो क्रिकेट बोर्ड है, उसको आरटीआई के दायरे में लाने के लिए एक लंबी लड़ाई देश के आरटीआई एक्टिविस्ट लड़ रहे हैं और उसको लेकर कुछ सफलता तो उन्हें मिली है, लेकिन अब भी बीसीसीआई आरटीआई के दायरे में नहीं है और पॉलिटिकल पार्टियां भी आरटीआई के दायरे में नहीं है। ये दोनों सवाल जब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले, चुनाव से पहले, जब दूरदर्शन ने, डीडी न्यूज ने नरेंद्र भाई मोदी से अहमदाबाद में, गांधीनगर में साक्षात्कार किया था, तो इन दोनों मसलों पर नरेंद्र भाई मोदी ने क्या कहा था, ये हम सुन लेते हैं कि मोदी जी के दिमाग में इसको लेकर क्या कल्पना है, और फिर हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनते हैं मोदी जी ने क्या कुछ कहा था इन दो अहम मुद्दों पर। आप अक्सर प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है उसको लेकर आपने कई बार तंज किए हैं, कई बार उसको लेकर आपने उन पर हमला किया है, लेकिन बहुत से देश के लोगों को लगता है कि कई मसलों पर आप हमेशा बोलते हैं, लेकिन कई मसलों पर आपकी चुप्पी भी बड़ी खलती है लोगों को। एक उदाहरण दे दूं, आप गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी उसमें जुड़े रहे, लेकिन क्रिकेट पे इतना बड़ा कलंक लगा, इसमें ये बात हुई कि क्रिकेट में फिक्सिंग होती है, लोगों ने कहा क्रिकेट को साफ करने की ज़रूरत है, आपकी ओर से कोई बयान नहीं आया? कोई नहीं, दो अलग चीज़ें हैं। अगर प्रधानमंत्री का मौन रहने का मेरा विषय है, तो प्रधानमंत्री जिस काम को देख रहे हैं उसी के संबंध में है। प्रधानमंत्री ने, मैंने कभी ये नहीं पूछा क्रिकेट के संबंध में प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए, बोलो, पूछा है क्या? अगर मैंने ये पूछा तो मुझे जवाब देना चाहिए। और इसलिए हमने कभी प्रधानमंत्री के उन विषयों पर घसीटने के लिए नहीं, जो सीधा सीधा प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है हम उसी के संबंध में चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कहें। गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते मैं जनता को जवाबदेह हूँ। गुजरात सरकार से संबंधित कोई भी बात है मैं जवाबदेह हूँ। क्रिकेट में भी अगर गुजरात में कोई घटना घटी है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन काजी दुबले क्यों, सारे गांव की फिक्र, ये मेरा कैरेक्टर नहीं। पर राष्ट्रीय एक बात हो गई थी, एक मुद्दा राष्ट्रीय बन गया था, लोगों ने कहा क्रिकेट में इस तरह की चीज़ हो रही है। आप क्योंकि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े रहे, तमाम एसोसिएशन अपनी बात रख रही थी, तो मोदी जी को भी कहना चाहिए था कि भी क्रिकेट की सफाई होनी चाहिए। नहीं, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ जी, वो तो पहले ही कह चुका हूँ। लेकिन जो फोरम है उस फोरम में मैंने सब बताया है। मैं डिसिप्लिन में विश्वास करता हूँ, डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास करता हूँ। क्रिकेट एसोसिएशन का भी इंटरनल मैकेनिज्म है, वहाँ मैंने अपनी बात बड़े दम से रखी हुई है। आपने रखी है बात। और पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई में आए, ऐसा केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश आया, उस पर भी आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा कि नहीं आना चाहिए, उस पर भी मोदी जी क्या सोचते हैं लोगों को? हाँ, नहीं, हम लोगों ने ये कहा कि इस विषय को सभी दलों ने मिल करके बैठ करके, इलेक्शन कमीशन सबने मिल करके चर्चा करके उसमें से चीज़ों को निकालना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। इसमें हम ओपन हैं, हमारी पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं। श्यामलाल जी, उन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के दायरे में लाने पर कहा कि थोपना ठीक नहीं है हम, लेकिन हम ओपन हैं, डिस्कशन होना चाहिए। क्या इससे आप मतलब निकालते हैं? असल में इसमें बहुत कुछ सरकार के करने के लिए नहीं रह गया है। वो आपको पता है कि आरटीआई एक्ट में उस आर्डर के बाद अमेंडमेंट के लिए एक बिल लाया गया था पार्लियामेंट में, जिसको कमेटी के पास भेजा गया था और उसने अपनी रिकमेंडेशन दी है कि आरटीआई एक्ट से पॉलिटिकल पार्टीज़ को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। वो बिल अभी बजट सेशन में शेड्यूल होना था, लिस्ट में आना था, लेकिन लिस्ट नहीं हो पाया। तब से आपको पता है जो कंप्लेनेंट थे, अपीलेंट थे, उन लोगों ने सीआईसी में कंप्लेंट भी की हुई है, लेकिन अब वो पार्लियामेंट में लिस्ट होना है और पार्लियामेंट उस पर डिस्कशन करेगा। पार्लियामेंट जो फैसला करता है वो होगा। भरत भाई, आपको क्या लगता है, जो आपने मोदी जी को सुना और जिनका जिक्र अभी पार्लियामेंट में उनकी स्पीच हुई, अहमदाबाद में उन्होंने स्पीच दी, वडोदरा में उन्होंने स्पीच दी, उन सबका अगर सार निकाले, उन्होंने आरटीआई के मुद्दे पर भी जिस तरह से कहा कि हम ओपन हैं, सबसे बात करेंगे, आपको लगता है कि इन सारे मसलों पर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश कोई होगी मोदी जी की तरफ से? और क्योंकि चुनाव से पहले उनका जिस तरह से विरोध होता रहा, क्या आपको लगता है इस सर्वसम्मति बनाने की कोशिश में कामयाब हो पाएंगे? आपने अगर संसद में उनका जो भाषण है वो सुना होता जी, बीजेपी को
पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि हम सभी पार्टी को साथ में लेकर चलेंगे, हमको देश चलाना है और देश की सभी पार्टी को साथ में लेने के लिए उन्होंने कहा था। हमारा गुजरात का सूत्र है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ जो है वो थीम है कि सबके साथ मिलकर चलना है। तो मैं समझता हूँ मोदी जी भी यही सोचती है कि सभी पार्टी का एक अभिप्राय, एक मत लेना चाहिए, उसके बाद जो भी है देश के हित में करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर अगर गुजरात की बात करें तो भरत भाई, गुजरात के बारे में ये लगातार आता है कि अगर आरटीआई की मैं बात करूं, गुजरात में आरटीआई की संख्या, तादाद, अगर गिनती की बात करूं तो लगातार बढ़ी है। करीब करीब जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 2012-13 में 142% जो आरटीआई की आवेदन थे, जो दरखास्त थी, 142% बढ़त हुई। 2000 अगर उसका पहले 2011-12 की बात करें तो वहाँ पर जो है सिर्फ 5000 कुछ एप्लीकेशन थी, लेकिन 2013-14 में 12000 से ज़्यादा एप्लीकेशन लगी। तो गुजरात में भी लोग आरटीआई बहुत हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नई मुख्यमंत्री उनके सामने, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा अनुभव है कि गुजरात में सूचना निकालने में दिक्कत होती है। पारदर्शिता के मोर्चे पर गुजरात में बहुत कुछ जनता को पता नहीं चल पाता। अशोक जी, ऐसा है कि एंटी बीजेपी मूवमेंट की एक टोली थी, गुजरात उनको सेंटर बनाया था और इतना मिसयूज करने के लिए इस प्रकार की मुहिम चलाई थी। आज कोई भी आदमी सिटीजन चार्टर से भी बीजेपी गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आरटीआई का मिसयूज हुआ और इस प्रकार की मुहिम चला के इस प्रकार का एक विवाद और मीडिया में जिस तरह से ये सरकार बदनाम हो, उस प्रकार का एक षड्यंत्र था। लेकिन यहाँ की गुजरात की 12 साल तक सरकार चली और कोई भी किसी भी या गुजरात की जनता को आप पूछ लीजिए, देश की जनता को पूछ लीजिए, अच्छा सा शासन दिया। तो ये पूरा गुजरात का शासन है, विश्व में उसका एक वेटेज मिला है। इसको तोड़ने के लिए यह साजिश किया था, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ सब कुछ मिलता है, जानकारी भी मिल जाती है, इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, लेकिन कोई मुहिम चलाता है तो उसका ये संतोष नहीं होता, ये स्वाभाविक है। जी श्यामलाल जी, जो शुरू में भरत भाई ने कहा था कि, और जो हमने देखा भी था कि एक टेक्निक का इस्तेमाल गुजरात में हुआ, सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया और इस तरह से सीधा सीधा ऑनलाइन सब गवर्नेंस है। जी जी जी, जी हाँ, तो सब कुछ ऑनलाइन करने की कोशिश। ये अभी ई धारा, ये गवर्नेंस है। कोई भी गांव का मुखिया, कोई गांव का जो तलाटी सरपंच होते हैं, उसको कॉपी मिल जाती है किसी भी जमीन के कागज, किसी भी जमीन के कागज। तो ये ऑनलाइन करने से भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये जो भरत भाई कह रहे हैं कि टेक्निक का इस्तेमाल करके गुजरात ने कुछ नए मुकाम हासिल किए, कई नई मंजिलें पाई, क्या आपको लगता है ये, क्योंकि मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा दूर की सोचते हैं, बहुत तकनीक का इस्तेमाल उनके चुनाव प्रचार में, खुद भी आम आदमी से जुड़ने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, अपने ट्विटर हैंडल पे वो 1000 से ज़्यादा लोगों को फॉलो करते हैं, सो ये देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। एक बात मैं कहता हूँ, जो आरटीआई के बारे में गुजरात की बात होती है, जो पीछे एक किसी संगठन ने अब तक जितने आरटीआई एक्टिविस्ट्स पर हमले हुए हैं वो रिलीज़ की थी लिस्ट, उसमें नंबर 1 पर महाराष्ट्र में 8 मर्डर हुए हैं, गुजरात में शायद 5 या 4 हुए हैं, बाकी जगह पे। मैं चूंकि सारे स्टेट्स में आरटीआई लगाता रहता हूँ, इसलिए मैं अकेले गुजरात को ब्लेम नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूँ कि गुजरात में जैसा आरटीआई के प्रति रेसिस्टेंस है, थोड़ा बहुत मैंने फेस किया है, वैसा ही हमारे उत्तर प्रदेश में भी है। और सबसे वर्स्ट अगर कहेंगे, मैं चूंकि पूरे देश में लगाता हूँ इसलिए मैं पूरे देश की आपको रिपोर्ट रख सकता हूँ। उड़ीसा में कहूँगा वर्स्ट है, और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही होता है, छत्तीसगढ़ से इन्फॉर्मेशन लेना बहुत मुश्किल है। तो गुजरात को अकेले मैं ब्लेम नहीं करता। और केंद्र सरकार की अगर बात करें, केंद्र सरकार में अभी तक भी आरटीआई का इस्तेमाल, आरटीआई का जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत प्रभावशाली ढंग से किया जा रहा था। एक मैं आपको डर बताता हूं कि आरटीआई एक्टिविस्ट्स, जब से मोदी जी का नाम आया है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, तब से पूरी आरटीआई एक्टिविस्ट्स की जो फ्रेटर्निटी है, बहुत जो लोग आरटीआई में काम कर रहे हैं, सारे डरे हुए हैं। क्यों डरे? क्या मैं बता रहा हूँ, लोगों को जो मोदी जी का टेम्परामेंट है, उनके इंटरव्यू जैसे मैंने भी 1-2 बार देखे अभी चुनाव वाले जो, तो उसमें एक में मैंने सुना कि वो बोल रहे थे कि मेरा प्रिवेंशन पर ज़्यादा ध्यान रहता है, और जब करप्शन हो ही नहीं तो फिर लोकपाल की क्या ज़रूरत है, और फिर जो है इस सब की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब मोदी जी आम आदमी को एम्पावर करने की बात कहते हैं, तो मैं आपको